ये जो मैंने आपको दिखाया कि जो कमर्शियल कैटेगरी के जो बाय कर रहे हैं इनका रिस्क कैसे मैनेज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको कोट किया ना कि ये वो प्लेयर्स हैं सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेज करने के लिए आते हैं, रिस्क को मैनेज करके मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं। तो सेल के केस स्टडी के रिस्पेक्ट से तो आपने सही मतलब मैंने आपको कोट करके बता भी दिया कि उसमें मैंने बता दिया कि देखें प्राइस ऊपर जाए तब भी उनका रिस्क मैनेज हुआ हुआ, रिवार्ड फिक्स हुआ हुआ था, नीचे आ रही है तब भी उनका रिवार्ड फिक्स हुआ हुआ था। लेकिन इस केस सिनेरियो में तो यहाँ पे फिक्स तो नहीं हो रहा। हाँ, ऊपर जाने के केस में ये है कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन ये कि नीचे आ रही है अगर प्राइस तो उनका रिस्क तो मैनेज ना हुआ, तो कैलकुलेटेड रिस्क तो ना हुआ। तो ये सोचें ये कैसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तब तक जो है मैं इसमें बैंक वाली एक और एग्जांपल जो है कमर्शियल की सेल के एस्पेक्ट से क्लियर कर दूं। तब तक जो है आप माइंड में इसको सोचें ये कैसे पॉसिबल है कि अगर वो बाय करेंगे तो उनका रिस्क मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मैंने जब कमर्शियल कैटेगरी में आपके पास सेंट्रल बैंक्स भी आ जाते हैं। सेंट्रल बैंक्स किस तरह, अब देखें, आप अपनी एग्जाम्पल लें, आप जो हैं आप गए सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है, यूके के चले जाएं, ठीक है, किसी भी कंट्री रिस्पेक्टेड, ठीक है, आपने कहा जी कि मुझे जो है ना कि पाउंड दे दो, 1 मिलियन पाउंड दे दो, 1 मिलियन पाउंड दे दो मुझे, और जो है मैं इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से मांगता हूँ, किसी भी एस्पेक्ट से ना उनको जो है एग्री करवा लेता हूँ। उस टाइम जो है उसका जो रेट चल रहा होता है पाउंड का, मैं एज्यूम करता हूँ पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 350 है। ठीक है, अब देखें अगर 1 मिलियन आपने लिया, आपको कितने हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी, मतलब कि उसका जो एक्चुअल रेट था 350 रुपीज़ के हिसाब से था। अब अगर यही बंदे, अब मैं कहता हूँ मैंने वेट किया, आफ्टर 15 डेज मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई, ठीक है, 15 दिन बाद मुझे पता लगता है कि यार कि जो पाउंड की जो पाकिस्तानी स्पेक्ट से रेट है ना, पहले 350 पे चल रहा था, अब जो है एक पाउंड जो है वो 400 रुपीज़ का हो गया। एक पाउंड कितने का हो गया, 400 रुपीज़ का। अगर यही मैं करेंसी जो है मैंने जो इन्वेस्टमेंट ली हुई है, अगर मैं एज इट इज़ जाके उसी बैंक को वापस करता हूँ, तो उस हिसाब से तो बैंक जो है वो लॉस में नहीं चला जाएगा। बैंक तो लॉस में चला जाएगा ना, क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले तो वो उस हिसाब से दिया था इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब ये चल रहा है तो उस हिसाब से तो ये तो उसका तो कहते हैं ना कि घाटे का सौदा है। तो होता ये कि ये इस तरह के प्लेयर्स भी, ये लोग भी क्या करते हैं, ये आपस में इस तरह जब भी इस तरह कुछ होता है फ्यूचर मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को उतने इक्विवेलेंट सेल करते हैं, जिससे क्या होता है उनका रिस्क रिवार्ड फिक्स हो जाता है। उसकी बेसिस पे उनको रिवार्ड कुछ भी हो जाए दुनिया में, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, उनको उससे कंसर्न नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। ये मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल। अब आपको मैंने बताया है कि इसमें भी ना आपके ना दो कमर्शियल्स में, एक तो बाय करने वाला एक मैंने सिनेरियो बता दिया था, ठीक है, और सेल का। ठीक है, बाय का सॉरी नहीं बताया था मैंने, बाय का आप लोगों को सोचने का बोला था, ठीक है, सेल का बताया था। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे कैसे जो है ना ये बाय करते हैं तो उनका रिस्क मैनेज हो जाता है। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल देखें कि एक तो हमारे पास जो कमर्शियल में जो थे ना, हमारे पास एक तो सेल कर रहे थे जिनसे उनका रिस्क मैनेज हो रहा था, ट्रेडिंग व्यू में मैंने आपको दिखाया, ठीक है, और एक थे जो बाय कर रहे थे, उनका रिस्क भी मैनेज हो रहा था। अब इसमें देखें मैं आपको बताता हूँ कि कौन लोग होते हैं जो लोग उसको बाय कर रहे थे। एक एयरलाइन है, ठीक है, एयरलाइन है, ठीक है, एमिरेट्स, ठीक है, एमिरेट्स है, ठीक है, एयरलाइन, और इसमें जो है आप जो कह लें कि इसके जो टिकट प्राइसिंग है ना, एक टिकट की जो कॉस्ट है, एक सिंपल एज्यूम कर ले पाकिस्तान से दुबई की जो टिकट है वो जो है मुझे एज्यूम कर लेते हैं $500 की फिक्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड। अब आप देखें इन्होंने जो भी टिकट प्राइसिंग की होगी, अपनी कॉस्ट कटिंग सारा कुछ कर करा के, जितना भी सराउंडिंग में एक्सपेंस होंगे सब कुछ मिला मिलू के उनके पास ना करते 400 में सारा कुछ सम अप हो जाता होगा, ठीक है, जिसमें से इनको जो है एक टिकट पे $100 प्रॉफिट हो जाता है, $100 प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अब देखें, अब आप देखें कि कुछ एयरलाइंस होती हैं कि उनके जो रेट्स भी होते हैं ना वो स्टैंडर्ड चल रहे होते हैं, सीजनैलिटी को निकाल दें। ठीक है, सीजन्स में जब बहुत ज़्यादा डिमांड आती है तब उनके रेट डिफर करने लग जाते हैं, वरना थ्रू आउट द ईयर वो एक कहते हैं ना कि जो स्टैंडर्ड चल रहा होता है वही रेट होता है। अब देखें होता क्या है, क्यों अच्छी जो एयरलाइंस होती हैं उनके रेट्स में इतना डिफर नहीं आ रहा होता, क्यों चेंजेस नहीं आ रहे, दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, और प्राइसिंग। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, $100 प्रॉफिट अभी जो है, अभी एज्यूम करते हैं कि इनको जो प्रॉफिट हो रहा था, इन्होंने टिकट प्राइसिंग की हुई थी, उस टाइम जो था ना इनको जो ऑयल का बैरल था ना, ऑयल का बैरल $50 का जो था एक बैरल पड़ रहा था। ठीक है, $50 का एक बैरल पड़ रहा था, उसके हिसाब से इनका जो था ऑयल वगैरह फ्यूल वगैरह एडजस्ट होकर सारा कुछ जो था इनको इतना प्रॉफिट हो जाता था। ठीक है, अब देखें आपको अगर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है ऑयल का बैरल
वो 50 से $100 पे चला जाता है, ठीक है। 50 से $100 पे चला गया, ठीक है। जैसे ही अगर 50 से वो $100 पे गया तो अब इनको इस तरह प्रॉफिट होगा, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि इनका जो है पहले जो कॉस्ट वगैरह जो सारी कुछ मैनेज हुई हुई थी वो इस रेट के हिसाब से हुई हुई थी $50 पर बैरल। अब जो है इनको एक बैरल जो है वो $100 का पड़ रहा है। तो अब उस हिसाब से तो ये लोग जो हैं इनको दो ही ऑप्शन हैं इनके पास, या तो टिकट प्राइस बढ़ा दें, ठीक है, या तो टिकट प्राइस बढ़ा दें, ठीक है, या तो खुद लॉस उठा लें। ये दो पॉसिबल केस सिनेरियो बनते हैं। टिकट बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो इनको ये महंगा पड़ा है तो उन्होंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया टिकट प्राइस पे। लेकिन आप देखें कुछ होते हैं कि उनका कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रहता है रेट? अब देखें, ये ऐसे जो बिग प्लेयर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, फ्यूचर मार्केट में उस चीज़ को बाय कर लेते हैं। जैसे ऑयल के ऊपर मैं रिलाई कर रहा हूँ, जिस चीज़ के ऊपर जो रिलाई कर रहे होते हैं ना, ठीक है, उस चीज़ को क्या कर लेते हैं ये लोग, बाय कर लेते हैं। अब देखें, अगर जो है फ्यूचर मार्केट में मैंने बाय कर लिया, मैंने $50 पर बैरल चल रहा था, उस पर मैंने उसको बाय कर लिया। अब मैंने अगर इसको बाय किया $50 के हिसाब से, अगर तो यहाँ से 50 से वो $100 पे गया है तो फिजिकली तो मुझे जो था वो थोड़ा बहुत मेरा डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, मैनेजमेंट। लेकिन जब यहाँ पे मैंने उसको उतने इक्विवेलेंट बाय किया हुआ था तो मुझे यहाँ पे वो प्रॉफिट नहीं दे जाएगा। 50 से 50 to 100 आया तो मुझे दोबारा से यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, या मुझे यहाँ से प्रॉफिट होगा जो यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट बनी होगी वो वापस एडजस्ट होकर उसके साथ कट होगी, कट होकर एट दी एंड मुझे नेट रिवॉर्ड कितना मिल जाएगा, $100 प्रॉफिट ही आ जाएगा। तो बताने का ये मकसद है कि आपके कमर्शियल्स में भी ना जो बाय कर रहे होते हैं और सेल कर रहे होते हैं, सेल वाला जिस तरह मेरा प्रीवियस केस सिनेरियो था उसमें आपने कहा कि मैंने आपको बताया प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ कि वो लोग जो हैं सेल करके जो हैं पैसा अपना जो रिस्क है उसको मैनेज कर रहे थे। लेकिन ऐसे प्लेयर जो किसी और चीज़ पे जो रियल मार्केट में जो उनके साथ जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्यूचर मार्केट में या ट्रेडिंग मार्केट में, तो वो उस चीज़ को बाय कर लेते हैं। जब वो बाय करते हैं तो उनका जो है रिस्क फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ही अगर मैं कहूँ कि आप देखें कि 50 से जो है बैरल 25 पे आ गया, ठीक है, अब देखिए नीचे आने पे भी इनको फिक्स ही होगा, कोई इतना कोई ज़्यादा वो नहीं होगा। 25 पे आया तो इनको ये कि यहाँ पे इनको मार्जिन पहले $100 का हो रहा था तो अब जो है वो $150 प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने बाय किया था वो उतना जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो एट दी एंड इनको नेट रिवॉर्ड कितना मिलेगा, $100 ही होगा, ठीक है। तो थ्रू आउट इनका जो है कुछ भी हो जाए, डॉलर जो कुछ भी हो रहा है सराउंडिंग में, ऑयल किस चीज़ पे भी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, फंडामेंटली क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनका जो है इनको प्रॉफिट रेशियो रिवॉर्ड फिक्स रहेगी, उससे कंसर्न नहीं होगा। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो प्लेयर्स थे ना, ठीक है, कमर्शियल में ही, जो एक तो बायर्स थे एक सेलर थे। सेलर्स में जो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे खुद से प्रोड्यूस करके बेच रहे थे वो सेल करते हैं फ्यूचर मार्केट में, और जो किसी चीज़ पे रिलाई कर रहे होते हैं वो उसको बाय करते हैं, ठीक है। तो इस पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये जो हैं पार्टिसिपेंट में दो कंज्यूमर आ जाते हैं, ठीक है, एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कमर्शियल के ही, ठीक है। कमर्शियल में आपके एक प्रोड्यूसर्स आ गए, प्रोड्यूसर्स वो जो खुद से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर जो है उसको आगे मार्केट में बिजनेस करते हैं और साथ साथ जो है फ्यूचर मार्केट में उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह ही कंज्यूमर क्या होते हैं, ये लोग सेल नहीं करते, ये सेल करेंगे तो उनका घाटा है। ये जिस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं ये उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो इनका रिस्क मैनेज होता है। ये वाले जो हैं अपना जो सेल करने से इनका रिस्क मैनेज होता है, और ये वाले जो हैं इनका जो है बाय करने से रिस्क मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ही अगर आप एज्यूम करें खुद से क्या सिनेरियो बताएं कि कौन ऐसे और पार्टिसिपेंट बन सकते हैं आपके माइंड में कि जो बाय करें तो उनका जो है रिस्क मैनेज हो जाए, ठीक है। तो इस पे भी इसको पॉज करके सोच लीजिएगा कि क्या कैसे पॉसिबल है कि और कुछ कौन सी ऐसी कंपनी है कुछ हो कि वो बाय करे, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनका जो है रिस्क मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं आपको हिंट दूं तो आप उसको अज्यूम कर लें, ठीक है, अगर एक बंदा है, ठीक है, जिसकी पूरी कंपनी है जो गोल्ड प्लेटेड वॉचेस बना रही है, तो गोल्ड प्लेटेड वॉचेस में वो टोटली जो है उसकी कॉस्ट वगैरह जो सारा कुछ रिलेट करी होगी वो गोल्ड की प्राइस के साथ लिंक होगी ना, कि गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ठीक है। तो उसमें ये होगा, तो वो जो भी स्मार्ट बंदे होंगे, अगर वो स्मार्ट इन्वेस्टर है या अपने रिस्क को मैनेज करना चाहता है, वो क्या करेगा, वो गोल्ड को ना फ्यूचर मार्केट में बाय कर लेगा, ठीक है। एक तो अपने बिजनेस में भी यूटिलाइज कर रहा है और साथ साथ जो है फ्यूचर मार्केट में उसको वो बाय करके रख लेगा। तो उससे क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए तो उसका जो रिवॉर्ड है वो एज इट इज़ जो उसने एडजस्ट करके सेट किया हुआ है वो उसका एज इट इज़ मिलता रहेगा।